तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसमें कुछ टर्म्स हैं, इसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में। ठीक है, कोई भी रिएक्शन है मान लीजिए उसका एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अगर आप देते हो तो उसे कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इसके बीच में आपके पास बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनेंगे, उनके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं या नोटेशंस आप बोल लीजिए। फर्स्ट है कर्व्ड एरो नोटेशन, यानी कि जब आपका एक कंप्लीट इस तरीके से एरो दिखाई देता है, इसका क्या मतलब होता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि मान लीजिए ये H2O था प्लस HCl, ये आपको दिखाया हुआ है कंप्लीट एरो, ये वाला। इट मीन्स क्या है, ऑक्सीजन ने यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए इस हाइड्रोजन को। यहाँ पर क्या होगा, रिएक्टेंट्स में कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे और प्रोडक्ट में कुछ बॉन्ड फॉर्म होंगी। ठीक है, ये है आपका कर्व्ड एरो। हाफ हेडेड एरो है, अगर मान लीजिए इस तरीके से हाफ रिप्रेजेंट किया हुआ है, इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मान लीजिए ए और बी था, इसके बीच में हाफ हेडेड इस तरफ दिखाया हुआ है, हाफ हेडेड इस तरफ, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ए के पास गया, एक इलेक्ट्रॉन बी के पास गया। तो यहाँ पर क्या होता है, रेडिकल्स बनते हैं आपके पास कि ए के पास एक इलेक्ट्रॉन आया, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन आया। तो इस तरीके से हाफ हेडेड एरो और फुल हेडेड एरो यूज़ किए जाते हैं। हाफ हेडेड में क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। फुल हेडेड में क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। डबल हेडेड एरो में क्या होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बीच में या बोल लीजिए सेम दिखने वाली कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के बीच में, ये देखिए ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, बट बॉन्ड्स की अगर आप देखेंगे प्लेसमेंट वो डिफरेंट है। तो ये क्या एक जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, इनके बीच में शो किया जाता है ये डबल हेडेड एरो। क्या होता है, ये किस लिए शो किया जाता है कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो ना तो ये है ना ही ये है, वो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगी, लेकिन उसकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए हम उसे ऐसे शो नहीं करते। नेक्स्ट है टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, अलग अलग टाइप का होता है। फर्स्ट आपका होमोलिटिक क्लीवेज, सेकंड है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक में क्या होता है कि इक्वल कंट्रीब्यूशन, वही जैसे ए और बी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन गया। तो होमोलिटिक क्लीवेज के बाद आपको जो बनेंगे ये क्या है, हाईली रिएक्टिव न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं, जिनके पास या तो ओड इलेक्ट्रॉन कह लीजिए या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल लीजिए, इन्हें बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। ध्यान रखिए ये न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं। नेक्स्ट है हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होते हैं कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम के पास चले जाएंगे जो भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ए के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास गए। बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बी के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, ए के ऊपर प्लस चार्ज। इस केस में क्या होता है, जो हमें ये मिले हैं प्रोडक्ट्स जो हमें मिले हैं वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। इन्हें बोला जाता है या तो आप बोल लीजिए कार्बोकटायन, कार्बोएनायन, या तो बोल लीजिए सिंपल आयनिक स्पीशीज़ या तो चार्ज्ड स्पीशीज़, इन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट की बारी आ गई कि कौन कौन से होते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कार्बोकटायन के बारे में, यानी कि किसी भी रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट हमारा बन रहा है तो बीच में अगर हमारा कोई भी इंटरमीडिएट बन रहा है वो कार्बोकटायंस है, उसके बारे में डिस्कस करें। कार्बोकटायन में होता क्या है, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इस तरीके से ये है कार्बोकटायन। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बने, 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इसे कहते हैं कार्बोकटायंस। किसी भी तरीके से इसे शो किया जा सकता है, CH3 पॉजिटिव, ये हो गया मिथाइल कार्बोकटायन, इथाइल कार्बोकटायन, ठीक है, कोई भी हो सकता है, प्रोपाइल कार्बोकटायन। मान लीजिए कोई हेलोजन लगा हुआ है, हेलोजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ ले जाएगा, लेकर बाहर चला गया, तो कार्बन के ऊपर बचा पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमीन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या बन गया आपके पास कार्बोकटायन। लेकिन अगर मान लीजिए इस कार्बन के साथ 3 कार्बन आगे जुड़े हुए हैं तो ये क्या बन जाएगा, टर्शरी कार्बोकटायन। जो ये कार्बोकटायंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और शॉर्ट लिव्ड होते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट की जो लाइफ टाइम है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और हाईली रिएक्टिव है। रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे रहेगा कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। देखिए कार्बोकटायन किसी भी तरीके से फॉर्म हो सकता है, डायरेक्ट आयनाइजेशन से हो सकता है, ये आपको खुद देखना है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। जैसे ये रहा, जैसे हमने पहले एग्जांपल किया था वही, जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बाहर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन को लेकर, तो ये कार्बोकटायन बन गया। फर्दर आपके डिफरेंट टाइप्स है, किस तरीके से आप कार्बोकटायन फॉर्म कर सकते हैं वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकटायन। देखिए होता क्या है, कार्बोकटायन में कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है। ये आप लोगों को आता भी है नहीं तो मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड।
ये कार्बन, कार्बन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। मान लीजिए CH3 पॉजिटिव हमने ये दिखाना है, तो इसको हम छोड़ देंगे, वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा एक्साइट हो गया इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया इस तरीके से। पॉजिटिव चार्ज मीन्स एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो आप इसको रिमूव कर दीजिए। ये आपका PZ लगा लीजिए या PX लगा लीजिए, PY PZ कुछ भी लगा लीजिए आप इसे। अब 3 हाइड्रोजन जोड़ने, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, ये बन गई sp2 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स प्लेनर। इस तरीके से ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल था, ये भी sp2 और ये भी sp2, लेकिन जो ये अकेला p ऑर्बिटल रहा है वो sp2 नहीं है, वो अकेला p ऑर्बिटल है, सिर्फ p का कैरेक्टर है उसमें। p ऑर्बिटल हमें पता है, ये p ऑर्बिटल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो sp2 क्या है, प्लेनर, तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ये pz। ठीक है, तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल रहेगा आपके पास वैकेंट, दिखा दिया हमने। उसके बाद क्लासिफिकेशन कैसे है, मिथाइल कार्बोकटान, इथाइल कार्बोकटान, आइसोप्रोपाइल, ये डिफरेंट दिखाए हुए हैं, मेनली होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकटान, उनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। अब है स्टेबिलिटी। देखिए स्टेबिलिटी कैसे इफेक्ट करती है कार्बोकटान को। फर्स्ट आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट, ये देखिए टर्शरी कार्बोकटान है कि एक कार्बन के साथ 3 कार्बन लगे हुए हैं, ये सेकेंडरी 2 कार्बन लगे हुए हैं, ये प्राइमरी 1 कार्बन लगा हुआ है, कोई भी कार्बन नहीं लगा हुआ है, तो ये मिथाइल कार्बोकटान। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करेंगे, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इट में जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी इस कार्बोकटाइन की। इट मीन्स टर्शरी कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और मिथाइल कार्बोकटाइन क्योंकि कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ जो इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर सके, तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन होगा। नेक्स्ट है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन जैसे मान लीजिए ये कंडीशन क्या है हाइपर कंजुगेशन की, कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसकी कोई अल्फ़ा कार्बन होनी चाहिए, उस अल्फ़ा कार्बन पर हाइड्रोजन होना चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है। अब क्या होगा, जो ये वाला जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज चला गया हाइड्रोजन के ऊपर। ये है हाइपर कंजुगेशन, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो इस केस में भी क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होकर हाइड्रोजन पर चला गया, यानी कि कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो ख़त्म हो गया, उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हैं इस सिग्मा बॉन्ड से। तो इसे हम सिग्मा p ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, क्योंकि कहाँ गए हैं ये इलेक्ट्रॉन, एम्प्टी p ऑर्बिटल के अंदर। तो सिग्मा p ओवरलैपिंग। हाइपर कंजुगेशन भी क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कार्बोकटाइन को। नेक्स्ट है, अब जैसे दिया हुआ है मान लीजिए मिथाइल कार्बोकटाइन है, इस केस में कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, क्योंकि मिथाइल मीन्स CH3 पॉजिटिव, तो कोई अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है, तो कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है इथाइल कार्बोकटाइन, जैसे मान लीजिए एक कार्बन है, इस अल्फ़ा कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, एक बार ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, एक बार ये वाला बॉन्ड, एक बार ये वाला बॉन्ड, तो 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएंगी। तो जितने ज़्यादा आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होंगे उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए रेजोनेंस हो जाए, ये कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए लाइलिक कार्बोकटाइन है, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या हो गया ये एलाइलिक कार्बोकटाइन। सिमिलरली बेंजाइलिक भी हो सकता है कि बेंजीन रिंग की ये डबल बॉन्ड यहाँ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर दे, ये इलेक्ट्रॉन फर्दर यहाँ आ जाए, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्पर्स हो गया बहुत ज़्यादा इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के थ्रू। तो रेजोनेंस से भी जो है स्टेबिलिटी मिलती है कार्बोकटाइन को, जितने ज़्यादा फिनाइल ग्रुप लगे होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए इस फिनाइल ग्रुप के ऊपर ये कार्बोकटाइन, अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, और भी इलेक्ट्रॉन देगा, पॉजिटिव चार्ज और भी ज़्यादा डिस्पर्स होगा, तो ये स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। माइनस आई इफेक्ट है वो डिक्रीज करेगा इस स्टेबिलिटी को। नेक्स्ट है विनाइलिक और फिनाइल कार्बोकटाइन, अगर इस डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है या तो फिनाइलिक के ऊपर पॉजिटिव चाहिए, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इस केस में रेजोनेंस नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो प्लेनर है ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोजन या जो ये डबल बॉन्ड है
और ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल, ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, उस केस में ओवरलैपिंग नहीं हो पाते, तो यहाँ पर क्या है, ये अनस्टेबल रहेगा, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। अभी लास्ट में ऑर्डर दिया हुआ है कि टर्शरी जो ब्यूटाइल है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर बेंजाइल, फिर आइए आपको ध्यान रखना है। वैसे इन फैक्टर से ये हमें पता भी चल गया है, ये आपको हल्का सा रीड करना है। आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।